नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के लिए एक मॉडल पेपर। देखिए, फर्स्ट मॉडल पेपर हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहां पर आपको करंट अफेयर यानी जो सुपर टेट का एग्जाम होता है, जो उसमें सब्जेक्ट होते हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर प्रश्न रखे गए हैं। करंट अफेयर के 30 प्रश्न। तो यहाँ पर करंट अफेयर आपको मिलेगा हाल ही में, यानी कि 2022 का आपको करंट अफेयर मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा पुराना आपको करंट अफेयर नहीं दिया जाएगा। तो करंट अफेयर के 30 प्रश्न मिलेंगे, हिंदी के 15 प्रश्न मिलेंगे, बाल विकास के बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न मिलेंगे, शिक्षण कौशल के 10 प्रश्न मिलेंगे, जीवन कौशल के 10 प्रश्न मिलेंगे, पर्यावरण अध्ययन यानी कि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, विज्ञान के 10 प्रश्न मिलेंगे और सूचना तकनीकी के आपको यहाँ पर 5 प्रश्न मिलेंगे। यानी टोटल आपको यहाँ पर 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, यानी कि 8 विषय आपको एक साथ मिलने वाले हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। बहुत कम लोग वीडियो को देखते हैं, तो आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियो से जुड़ सके और इनका लाभ ले सके। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय आपका यहाँ पर नहीं लेंगे। शुरुआत में आपको बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल से संबंधित 30 प्रश्न मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बीने, स्टर्न या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न सुपर टेट में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, अंत में हमें जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है, तो वो कौन होंगे? अल्फ्रेड बीने होंगे। कौन होंगे? अल्फ्रेड बीने। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? कौन जाने जाते हैं? जेम्स उंट, डेवी या फिर थॉर्नडाइक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये विलियम उंट जाने जाते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल है, काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। उंट, पावलोव, जेम्स या फिर थॉर्नडाइक। यहाँ पर भी आपका सही आंसर विलियम उंट होगा। इन्हीं के द्वारा प्रयोगशाला की जो स्थापना है सर्वप्रथम वो की गई थी। कब की गई थी, ये कमेंट से के माध्यम से बताना है, और कहाँ पर की गई थी, ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है। सरल सा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपने काफ़ी इस प्रश्न को पढ़ा होगा, इसलिए यहाँ पर क्यूज के तौर पर आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी। ये दोनों बातें आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? देखो, सुनो और बोलो, ये किस विधि पर आधारित है? आगमन विधि, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि या फिर संश्लेषण विधि? याद रखिएगा, देखो, सुनो और बोलो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर आधारित है। पांचवा प्रश्न है, मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान के किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, संज्ञानात्मकता, कार्यवादी या फिर मानवपरकता। प्रथम बल के बारे में पूछा गया है, सही आंसर होगा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो विचार है, इसको प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। छठा प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, हार्मोनिक का सिद्धांत या फिर सबलीकरण का सिद्धांत। डमरू पर बंदर का नाचना ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, ये शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है, डमरू पर बंदर का नाचना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब एवं किसके द्वारा लिखी गई? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। हल द्वारा 1905, जन पियाजे द्वारा 1910, थॉर्नडाइक द्वारा 1903 में या फिर इन सभी के द्वारा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक के बारे में पूछा गया है, सन भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये 1903 में लिखी गई थी थॉर्नडाइक द्वारा। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक द्वारा 1903 में पहली पुस्तक लिखी गई थी। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना है ये कहाँ पर की गई थी? यहाँ पर देखिए, ध्यान देना है, भारत में पूछा गया है, ना कि यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा गया है, ना कि विश्व में पूछा गया। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना है ये कहाँ पर की गई थी? बम्बई, दिल्ली, कोलकाता या फिर मद्रास। तो ये की गई थी आपका
कलकत्ता। याद रखिएगा कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये आगे नवा प्रश्न आने वाला है, उसमें मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। सन पूछे तो आपको 1916 याद रखना है। जैसा कि नवा प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर नाम पूछा गया है। A.N. सेनगुप्ता, सो S. बोस, A.N. या फिर B.N. यहाँ पर नाम पूछा गया है, तो ये A.N. सेनगुप्ता ने कोलकाता में 1916 में भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो यहाँ पर गुप्ता आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर स्थान पूछे तो कोलकाता होगा, सन पूछे तो 1916 होगा। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यहाँ कथन किसका? यहाँ पर देखिए कथन पूछा गया है, वुडवर्थ का है, जेम्स का है, रेबनी का है या फिर वॉटसन का है। कथन पूछा गया है, सही आंसर होगा वॉटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यहाँ कथन किसका होगा? वॉटसन का होगा। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसके द्वारा किया गया था? पियाजे, वुडवर्थ, थॉमस ग्रीन या फिर B.F. स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में पूछा गया है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा इसका जो विकास है ये B.F. स्किनर के द्वारा किया गया था। शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने दी थी? जो शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं उनके बारे में आपको बताना है, किसके द्वारा दी गई थी? टोलमेन, ग्लेसर, फॉक्स एंड लिपिट या फिर जन पियाजे। तो याद रखिएगा ये टोलमेन के द्वारा दी गई थी। शिक्षण की जो 3 अवस्थाएं हैं ये टोलमेन के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, शिक्षण सूत्र के जन्मदाता। यहाँ पर देखिए शिक्षण सूत्र के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है। ग्लेसर है, कोक्स एंड वायरोन है, हर्बर्ट स्पेंसर एवं कम्युनिस्ट है या फिर फ्लैंडर्स है। शिक्षण सूत्र के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर आपका होगा हर्बर्ट स्पेंसर एवं कम्युनिस्ट, ये शिक्षण सूत्र के जन्मदाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? टोलमेन, रॉबर्ट ग्लेजर, वुडवर्थ या फिर जन पियाजे। आधारभूत शिक्षण प्रतिमान के बारे में पूछा गया है, ये किसके द्वारा दिया गया था? आंसर होगा यहाँ पर रॉबर्ट ग्लेजर। याद रखिएगा रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा आधारभूत शिक्षण प्रतिमान दिया गया था। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पंचसूत्री कार्यक्रम किस आयोग ने दिया? यहाँ पर देखिए पंचसूत्री कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है, किस आयोग द्वारा दिया गया था? मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या फिर हंटर आयोग। तो ये दिया गया था कोठारी आयोग। याद रखिएगा पंचसूत्री कार्यक्रम ये कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षण की तर्क विधि किसके द्वारा दी गई थी? शिक्षण की तर्क विधि के बारे में पूछा गया है, ये किसके द्वारा दिया गया था? प्लेटो, हीगल, अरस्तु या फिर फ्रोबेल। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा हीगल। याद रखिएगा शिक्षण की जो तर्क विधि है ये हीगल के द्वारा दी गई थी। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व से अंश की ओर या फिर सरल से कठिन की ओर। यहाँ जो कथन दिया गया है ये किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो याद रखिएगा ये ज्ञात से अज्ञात की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है? यहाँ पर वो कौन सी विधि है जो वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है? भ्रमण विधि, अनुवाद विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर भ्रमण विधि। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भ्रमण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के आधार पर कितने चर है? शिक्षण के आधार पर यहाँ पर चर पूछे गए हैं, 3 है, 4 है, 1 है या फिर 2 है। तो शिक्षण के आधार पर चर कितने होते हैं? तो वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्र, आश्रित और हस्तक्षेप के 3 प्रकार के चर होते हैं शिक्षण के आधार पर। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है। यहाँ पर वो कौन सा सिद्धांत है जिसमें बालक में रुचि का विकास होता है? प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा प्रेरणा का सिद्धांत। याद रखिएगा प्रेरणा के सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है। प्रबंधन को जीवन रक्त किसने कहा है? प्रबंधन को जीवन का रक्त किसके द्वारा कहा गया है? टी.पी. नन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर ड्रकर। राइट आंसर आपका होगा ड्रकर। याद रखिएगा ड्रकर द्वारा प्रबंधन को जीवन का रक्त कहा गया है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा।
अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1920 में, 40 में, 60 में या फिर 80 में? आपको याद रखना है 1940। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद है जो इसकी स्थापना है ये 1940 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है, यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर जो कथन दिया गया है इसके बारे में आपको बताना है। पियाजे, मन, गुड या फिर वुडवर्थ। राइट आंसर आपका 23 का होगा गुड। याद रखिएगा ये गुड द्वारा यह कथन दिया गया है कि प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? जो अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। सिगमंड फ्रायड है, वुडवर्थ है, सीएल हल है, इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हैं इनका जो कह सकते हैं कि प्रतिपादन किया है ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया है। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने पर किस अनुच्छेद के अनुसार रोक लगाई गई है? अनुच्छेद 21A के अनुसार, अनुच्छेद 22 के अनुसार, अनुच्छेद 11 के अनुसार या फिर अनुच्छेद 24 के अनुसार? कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने पर किस अनुच्छेद के अनुसार रोक लगाई गई है? तो अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 के अनुसार रोक लगाई गई है कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने पर। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? दुख की भावना, क्रोध की भावना, ग्लानि की भावना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दंड से ग्लानि की भावना उत्पन्न होती। कौन सी भावना उत्पन्न होगी? ग्लानि की भावना उत्पन्न होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मूल्य वहाँ है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यहाँ किसकी परिभाषा है? यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। रॉस, अर्बन, स्किनर या फिर जर्मन? राइट आंसर आपका 27 का होगा अर्बन। याद रखिएगा, मूल्य वहाँ है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यहाँ जो परिभाषा है या फिर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? अर्बन के द्वारा दिया गया है। जीवन कौशल विकास क्या है? यहाँ पर जो जीवन कौशल है, जीवन कौशल विकास है वो क्या है पूछा गया है। यहाँ जीवन में समायोजन और आवास की प्रक्रिया है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकास करना, ज्ञान और पेशेवर आत्मविश्वास विकसित करना या फिर यहाँ एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को बढ़ने और परिपक्व करने में मदद करती है। तो जीवन कौशल विकास के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को बढ़ने और परिपक्व करने में मदद करती है। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ था? 25 अगस्त 2005, 10 जनवरी 2006, 15 दिसंबर 2007 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के बारे में पूछा गया है, ये कब पारित हुआ था? राइट आंसर आपका होगा 25 जनवरी 2005। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो अधिनियम है ये 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, जीवन कौशल की मूल्य। यहाँ पर देखिए, जीवन कौशल का मूल्य पूछा गया है। अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना, दूसरों के कल्याण के बारे में चिंतित होना, दुनिया पर प्रभाव रखने में सक्षम होना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जीवन कौशल का जो मूल्य है वो अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना भी है, दूसरों के कल्याण के बारे में चिंतित होना भी है और दुनिया पर प्रभाव रखने में सक्षम भी, यानी कि तीनों विकल्प आपके सही होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के यहाँ पर आपके 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। जो यहाँ पर करंट अफेयर आपको बताया जाएगा, हाल ही में अप्रैल के जो करंट अफेयर निकल कर आया है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आपको ये 30 प्रश्नों पर ध्यान देना है, क्योंकि जो करंट अफेयर सुपर डेट में पूछा जाता है, जिस दिन आपकी एग्जाम होती है उसके 1 साल पहले का पूछा जाता है, ज़्यादा पुराना नहीं पूछा जाता है। तो उसी को देखते हुए जो करंट अफेयर निकलेगा उन्हीं के बारे में आपको आगे भी बताया जाएगा और अभी भी वही आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर का पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू करने की घोषणा की? यहाँ पर जो हिम प्रहरी योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? राइट आंसर आपका होगा उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू करने की घोषणा की है।
अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 7.5%, 8%, 8.5% या फिर 7.9%। तो यहाँ पर घटाकर कितना कर दिया गया है? 8%। याद रखिएगा, 8.7% से घटाकर 8% कर दिया गया है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। विश्व चगास रोग दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको दिवस भी साथ में बताए जाएंगे। तो विश्व चगास रोग दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में किस दिन इसको मनाया गया। 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल या फिर 16 अप्रैल। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 14 अप्रैल। यहाँ पर विश्व चगास रोग दिवस ये हाल ही में 14 अप्रैल के दिन मनाया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनोज सोनी को हाल ही में निम्न में से किस संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एसएससी, यूपीएससी, एनजीटी या फिर ओएनजीसी। हाल ही में डॉक्टर मनोज सोनी को किस संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रश्न में पूछा गया है, तो याद रखिएगा यूपीएससी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपीएससी संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। हाथी बचाओ दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है, अप्रैल का आपको करंट अफेयर दिया जा रहा है, तो अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है उनके बारे में आपको बताया जा रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हाथी बचाओ दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल या फिर 16 अप्रैल। याद रखना है 16 अप्रैल। हाथी बचाओ दिवस हर वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल या फिर 16 अप्रैल। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 14 अप्रैल। याद रखिएगा, 14 अप्रैल को भारत में हर साल अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। हाल ही में 14 अप्रैल को मनाई गई थी, आपने देखा होगा। तो ये जो है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में हिमाचल दिवस किस दिन मनाई गई? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 या फिर 16 अप्रैल। हाल ही में हिमाचल दिवस के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा 15 अप्रैल। इंपॉर्टेंट है, जितने भी दिवस मैं आपको बता रहा हूँ, हाल ही में जो हिमाचल दिवस है ये 15 अप्रैल को मनाई गई थी। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल या फिर 16 अप्रैल। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछा गया है, तो ये 12 अप्रैल को मनाया गया था। किस दिन मनाया गया था? 12 अप्रैल को मनाया गया था। यानी बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा रूसी युद्धपोत रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान हाल ही में काला सागर में डूब गए? यहाँ पर काला सागर में कौन सा रूसी युद्धपोत रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान हाल ही में काला सागर में डूब गया? यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। एडमिरल लाजारेव, रूसी युद्धपोत मोस्कवा, एडमिरल कोर्सको या फिर रूसी युद्धपोत अस्कोल्ड। कौन सा काला सागर में डूब गया, इसके बारे में पूछा गया है। तो 39 का आपका राइट आंसर होगा रूसी युद्धपोत मोस्कोवा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में पूछा जा सकता है कि रूसी युद्धपोत मोस्कोवा, रूसी युद्धपोत रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान हाल ही में काला सागर में डूब गया। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री रिक्तिस्तान ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों के शिखर सम्मेलन अमृत समागम का शुभारंभ किया? किसके द्वारा किया गया था? गिरिराज सिंह, हरदीप सिंह पुरी, अमित शाह या फिर धर्मेंद्र प्रधान। किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, केंद्रीय गृह मामलों और सहकारी मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों के शिखर सम्मेलन अमृत समागम का शुभारंभ किया। डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि अमृत समागम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये भी अमित शाह के द्वारा ही किया गया। विश्व आवाज़ दिवस, विश्व आवाज़ दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉइस डे, WVD भी इसको बोला जाता है। ये हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 10, 12, 14 या फिर 16 अप्रैल। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा 16 अप्रैल। याद रखिएगा, विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में
कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं, यहाँ पर किस राज्य में मिले हैं, इसके बारे में आपको बताना है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, असम या फिर पंजाब। राइट आंसर आपका होगा असम। याद रखिएगा, असम राज्य के दीमा हसाऊ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हाल ही में निम्न में से किस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कब किया है, इसके बारे में आपको बताना है। 10 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 14 अप्रैल को या फिर 16 अप्रैल को। राइट आंसर आपका होगा 14 अप्रैल को। याद रखिएगा, 14 अप्रैल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। हाल ही में निम्न में से किसे भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को, RD बर्मन को, शशिकांत शर्मा को या फिर शशिकांत दास को। किसको किया है? तो आपका यहाँ पर 45 का सही आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला को। याद रखिएगा, हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में रंगोली बिहू महोत्सव मनाया गया? सिक्किम, त्रिपुरा, असम या फिर बंगाल। राइट आंसर आपका 46 का होगा असम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। असम राज्य में हाल ही में रंगोली बिहू महोत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया है? ओडिशा, दिल्ली, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर आपका 47 का होगा उड़ीसा। याद रखिएगा, हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। तो 48 आपका प्रश्न है, हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में तमिलनाडु ने निम्न में से किस राज्य को हराया है? हरियाणा, पंजाब, मणिपुर या फिर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर आपका 48 का होगा पंजाब। याद रखिएगा, हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में तमिलनाडु ने पंजाब राज्य को हराया। किसको हराया है? पंजाब राज्य को हराया है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? मिस्र, सऊदी अरब, UAE या फिर बांग्लादेश। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा मिस्र। याद रखिएगा, मिस्र देश ने हाल ही में भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया गया, किसके द्वारा किया गया है? अनुराग ठाकुर के, RK सिंह, अर्जुन राम मेघवाल या फिर अमित शाह। राइट आंसर आपका 50 का होगा यहाँ पर अमित शाह। किसके द्वारा किया गया है उद्घाटन? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को हाल ही में निम्न में से किस देश ने जीता है? नीदरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस या फिर अमेरिका। 51 का आपका सही आंसर होगा नीदरलैंड। याद रखिएगा, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को हाल ही में नीदरलैंड देश के द्वारा जीता गया है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? 10 अप्रैल, 12, 14 या फिर 16 अप्रैल। राइट आंसर आपका होगा 12 अप्रैल। याद रखिएगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में 12 अप्रैल के दिन मनाया गया। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत, इजराइल, फ्रांस या फिर अमेरिका। 53 का राइट आंसर होगा भारत। याद रखिएगा, भारत देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला, हाल ही में मशहूर टेक कंपनी एप्पल ने अपने किस फोन के मॉडल को, जब मॉडल का निर्माण है वो भारत के तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में शुरू किया गया है? आईफोन 11 है, आईफोन 13 है, आईफोन एक्स या फिर आईफोन 12 है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? आईफोन 13। याद रखिएगा, हाल ही में मशहूर टेक कंपनी एप्पल ने अपने आईफोन 13 जो मॉडल है उसका निर्माण भारत में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में शुरू किया है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। विश्व पार्किंसंस दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या फिर 13 अप्रैल? विश्व पार्किंसंस दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, आपका सही आंसर होगा 11 अप्रैल को। किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार निम्न में से कौन सी फिनटेक कंपनी बनी है? यहाँ पर देखिए, फिनटेक कंपनी के बारे में पूछा गया है, तो आपका सही आंसर होगा पेटीएम। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार जो है वो कौन सी फिनटेक कंपनी बनी है? तो पेटीएम फिनटेक कंपनी बनी है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने कपास आयात पर हाल ही में कब तक के लिए सीमा शुल्क माफ कर दिया है? 30 सितंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, 31 मार्च 2023 या फिर 30 जून 2022? राइट आंसर आपका होगा 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022 तक वित्त मंत्रालय ने कपास आयात पर हाल ही में सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? 2, 3, 4 या फिर 5? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए 5। याद रखिएगा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 5 नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से किसके द्वारा निर्मित डोर्नियर 228 विमान ने डिब्रूगढ़ असम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान भरी है? किसके द्वारा भरी गई है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड? तो ये भरी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है करंट अफेयर का। हाल ही में निम्न में से किस देश को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी मिली है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा भारत। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, भारत देश को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी मिली है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अब बात करते हैं विज्ञान। देखिए यहाँ पर अब आपको विज्ञान के 10 प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। आपको ये बताना है कि कौन से विषय में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो इन 10 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये भी आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है या फिर उल्टा होता है और उल्टा ही दिखाई देता है? तो मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो उल्टा होता है लेकिन सीधा दिखाई देता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे? जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, हाइड्रोकार्बन से या फिर ओजोन परत की क्षति से? तो भविष्य में जो त्वचा रोग बढ़ेगा वो ओजोन परत की क्षति से बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। कोयले के दहन की अभिक्रिया का प्रकार है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है या फिर प्रकाश अपघटन है? तो यहाँ पर 63 का आपका सही आंसर होगा संयोजन। कोयले के दहन की अभिक्रिया का जो प्रकार होगा वो संयोजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? यहाँ पर देखिए, निष्क्रिय गैस के बारे में आपको बताना है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर आर्गन है? सही आंसर होगा आपका आर्गन। याद रखिएगा, जो आर्गन गैस है वो एक निष्क्रिय गैस होती है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? बैरोमीटर का, पोटोमीटर का, थर्मामीटर का या फिर स्फिग्मो मेनोमीटर का? तो यहाँ पर रुधिर दाब मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो स्फिग्मो मेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? गैस्ट्रिन की, इंसुलिन की, रिलैक्सिन की या फिर एस्ट्रोजन की? इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है कि ये इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम शुगर भी कहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों पे निषेचन होता है बीजांड में, अंडाशय में, पराग नलिका में या फिर भ्रूण कोश में? तो यहाँ पर आपका 67 का राइट आंसर होगा भ्रूण कोश में। जो पुष्पी पादपों में निषेचन होता है ये भ्रूण कोश में होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का या फिर हरे रंग का? राइट आंसर आपका होगा बैंगनी रंग का। याद रखिएगा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, फार्मिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का या फिर फास्फोरिक अम्ल का? तो याद रखिएगा, जब एक चींटी काटती है तो फार्मिक अम्ल का रिसाव होता है। किस अम्ल का रिसाव होगा? फार्मिक अम्ल का रिसाव होगा। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा, सोना, पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम? राइट आंसर आपका होगा पोटेशियम। पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो यहीं पर आपके 10 प्रश्न विज्ञान के समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर आपके 10 प्रश्न पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के मिलने वाले, यानी कि 71 से 80 तक आपको पर्यावरण अध्ययन के 10 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होता है। 4 विकल्प है आपके सामने, जिसमें बीज होगा उसी के बारे में आपको बताना है। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज या फिर खीरा, इनमें से किस में बीज होता है उसके बारे में आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर आपका होगा टमाटर में, नाशपाती में, चीकू में, भिंडी में, करेला में और खीरा में, इन सब में बीज होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, जुंगो दोबई या फिर तेनजिंग और हिलेरी? तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत में पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला कौन थी। राइट आंसर आपका होगा बछेंद्री पाल। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सलार गाजी मेला लगता है? सैयद सलार गाजी मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में लगता है? बाराबंकी में, मथुरा में, बहराइच में या फिर बलरामपुर में? तो ये लगता है बहराइच में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सैयद सलार गाजी मेला लगता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना यानी कि डेल्टा नहीं? यहाँ पर डेल्टा किस नदी का नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर ताप्ती? इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा तापी नदी का। तापी नदी का मुहाना यानी कि डेल्टा नहीं होता है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए, संविधान सभा की समितियां और उसके अध्यक्ष दिए हुए हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, संविधान सभा की समितियां और उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर है, बिल्कुल सही है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा गया था? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, तो आपका 4th वाला रहेगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ना कि जेवी कृपलानी। तो यहाँ पर आपका 4th वाला विकल्प सही होगा, यानी कि कौन सा नहीं है, तो 4th वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? सभी को पता है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, सीतामढ़ी मंडी बिहार, पुणे महाराष्ट्र या फिर नागौर राजस्थान? सभी को पता है नागौर राजस्थान। यहाँ पर आपको सन भी याद रखना है, जरूर नहीं यहाँ पर सन दे, सन आपको 2 अक्टूबर 1959 रखना है। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया था। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में हॉट स्पॉट स्थल कौन सा है? पूर्वी घाट है, पश्चिमी हिमालय है, पूर्वी हिमालय या फिर अरावली श्रेणी है? राइट आंसर आपका 77 का होगा पूर्वी हिमालय। याद रखिएगा, भारत में हॉट स्पॉट स्थल पूर्वी हिमालय होगा।
यहाँ पर भी देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और उसके स्थान दिया गया है। साथ में यहाँ पर कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। नेगेटिव है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिल्कुल दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिल्कुल कोलकाता में है। लेकिन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में नहीं है। याद रखिएगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में नहीं है। यह कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। और यही विकल्प सम्मिलित नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर भी डी वाला विकल्प ही आपका सही आंसर होगा। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब जैम या फिर कच्चा आम अचार। खाद्य संरक्षण के लिए यानी कि ज़्यादा समय तक किस चीज़ को हम नहीं रख सकते? दूध पनीर को नहीं रख सकते। आलू चिप्स, सेब जैम, कच्चा आम अचार ये लंबे समय तक चलने वाले हैं, लेकिन दूध पनीर नहीं है, तो ये खाद्य संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है नकदी फसलें का समूह। यहाँ पर देखिए नकदी फसल का समूह आपको बताना है। चाय, धान, गेहूं है। चाय, कपास, सरसों है। ज्वार, बाजरा, मूंगफली या फिर चाय, कपास, गन्ना है। नकदी फसल का समूह यानी कि नकदी फसलें कौन कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है। तो वो चाय है, कपास है और गन्ना है। तीनों ही नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो 10 प्रश्न यहाँ पर आपके पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर हम सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर के 5 प्रश्न के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। सुपर टेट में 5 प्रश्न आपको इससे संबंधित पूछे जाएंगे। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान है, जावा है, बेसिक है या फिर असेंबली है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी होगी? फोर्ट्रान होगी। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आपको सभी के सभी प्रश्नों पर ध्यान देना है क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना क्या कहलाता है? जब आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है, रेफ्रेश कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है या फिर प्रोसेसिंग कहलाता है? तो याद रखिएगा कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बूटिंग। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है जब बिजली बंद हो जाती है तो किस मेमोरी के कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं? रोम, रैम, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए रोम और रैम के यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम का फुल फॉर्म, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोनों के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न की। यहाँ पर सही आंसर आपका होगा रोम। याद रखिएगा जब बिजली बंद हो जाती है तो रोम मेमोरी में कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन सा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करता है? असेंबली, फोर्ट्रान, कंपाइलर या फिर मॉडेम? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर कंपाइलर। इनमें से जो कंपाइलर है ये प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रेफरेंस, इनबॉक्स, जावा या फिर रिकॉर्ड? आपस में संबंधित फाइलों का जो संग्रह है ये रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। तो 5 प्रश्न आपके यहाँ पर सूचना तकनीक यानी कि कंप्यूटर के समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर 15 प्रश्न आपको हिंदी के मिलने वाले हैं, जैसा कि 85 और 15 100 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 15 प्रश्न हिंदी के मिलने वाले हैं। तो छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? पदान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण है या फिर संप्रदान है? छत से ईंट गिरी, तो यहाँ पर जो कारक होगा वो कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? यदि डायरेक्ट आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु, परख, चित्रलेखा है या फिर शेखर एक जीवनी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा? परीक्षा गुरु होगा। किसके द्वारा लिखा गया? तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास, जो कि परीक्षा गुरु है। कब लिखा गया था? तो 1882 में। कब लिखा गया? 1882 में। आपसे पूछा जाता है कि जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान देना है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास पूछे तो कौन सा होगा? परख होगा। कब लिखा गया? 1929 में।
यदि आपसे पूछा जाता है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वह चित्रलेखा। कब लिखा गया? 1934 में। यदि आपसे पूछा जाता है कि अज्ञे जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वो शेखर एक जीवनी है। कब लिखा गया? 1941 में। तो यहाँ पर परख, चित्रलेखा, शेखर एक जीवनी सभी ये प्रथम उपन्यास है। किसके हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और यदि डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है तो परीक्षा गुरु आपको ध्यान में रखना है और श्रीनिवास दास आपको ध्यान में रखना है। सन भी आपको 1882 ध्यान में रखना। निम्न में से तद्भव शब्द, यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द पूछा गया है। कुमार है, कुक्कुर है, काजल है या फिर कौन है। तो तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो वो काजल होगा। याद रखिएगा, काजल एक तद्भव शब्द है। इसी का यदि हम तत्सम शब्द जाने तो कज्जल, कज्जल तत्सम शब्द है और काजल तद्भव शब्द है। कुमार की हम बात करें तो कुमार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा कुंवर। याद रखिएगा, कुंवर तद्भव शब्द है और कुमार एक तत्सम शब्द है। बात करें यहाँ पर कुक्कुर की, तो कुक्कुर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा कुत्ता। कुत्ता तद्भव है और कुक्कुर तत्सम शब्द है। बात करें हम यहाँ पर कोण की, तो कोण एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा कोना। क्या होगा? कोना। इस प्रकार से ये एक तद्भव शब्द होगा और यह तत्सम शब्द होगा। तयक्त शब्द का सही विलोम क्या है? तयक्त शब्द का सही विलोम आपको बताना है। ग्रहित है, त्याज्य है, तुच्छ है या फिर प्रिय है। तो यहाँ पर त्यक्त शब्द का सही विलोम होगा ग्रहित। क्या होगा? ग्रहित। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का, यहाँ पर देखिए विष्णु का पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। तो यहाँ पर चत्रपाणी, चतुर्भुज, शेष स्याही, शेष साई और गरुड़ ध्वज, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, चारों के चारों किसके पर्यायवाची शब्द है? विष्णु के पर्यायवाची शब्द है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है। देखिए पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पांडित्य। याद रखिएगा, जो पांडित्य है ये पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा होगा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? यहाँ पर देखिए बहुवचन में कौन सा शब्द हमेशा प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या फिर तिजोरी। तो हमेशा जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है वो हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर याद रखिएगा, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है? तो याद रखिएगा, जो हंसना है ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया होगी? यह हंसना एक अकर्मक क्रिया होगी। टिकाऊ में प्रत्यय, यहाँ पर देखिए टिकाऊ, टिकाऊ में प्रत्यय पूछा गया है। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो सभी को पता है। ऊ, आओ, ऊ या फिर ऊक। यदि हम टिकाऊ पढ़ते हैं तो यहाँ पर लास्ट में आओ निकल कर आता है और ये आओ ही प्रत्यय है। तो टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा? आओ प्रत्यय होगा। ऋषिकेश की संधि, यहाँ पर देखिए ऋषिकेश की संधि पूछा गया है। 4 विकल्प है आपके सामने, संधि आपको बताना है। साथ में यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद, सॉरी यहाँ पर ऋषिकेश की संधि विच्छेद आपको बताना है। संधि विच्छेद क्या होगा ऋषिकेश का? तो 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। साथ में आपको यहाँ पर संधि भी बताना है कि ऋषिकेश में कौन सी संधि होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर संधि विच्छेद जान लेते हैं। राइट आंसर आपका 95 का होगा ऋषिक प्लस ईस। यहाँ पर ऋषिक प्लस ईस से बनता है ऋषिकेश। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें याद रखिएगा, इसमें गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? ऋषिकेश में गुण संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा ऋषिक प्लस ईस। याद रखिएगा, ऋषिक प्लस ईस से बनता है ऋषिकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतझड़, पतझड़ में समास, यहाँ पर देखिए पतझड़ में समास आपको बताना है। करण तत्पुरुष से, कर्म तत्पुरुष से, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व है। पतझड़ में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा पतझड़ में बहुब्रीहि समास है। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा पतझड़ में समास। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार में छंद। यहाँ पर देखिए बहुत पॉपुलर पंक्ति, आपने सभी ने इसके बारे में सुना होगा। इसमें छंद पूछा गया है, दोहा है, सोरठा है, रोला है या फिर बरवे है। राइट आंसर आपका होगा दोहा। इसमें कौन सा छंद होगा? तो इसमें दोहा छंद होगा। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप सरयू प्रभात। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है पूछा गया है। अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा है। तो याद रखिएगा इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अंतिम प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। 8 विषय यहाँ पर लिए गए हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट हैं सभी के सभी प्रश्न। काको शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है?
कौवा, कटु, चाचा या फिर व्यंग। तो यहाँ पर काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपको बताना है तो क्या होगा, कौवा होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही यदि और मॉडल पेपर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आगे भी हम इस प्रकार के वीडियोज़ यानी कि जो मॉडल पेपर है 8 विषय हैं इसके प्रश्न उत्तर जारी रखेंगे यदि आपके द्वारा कमेंट्स आए तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही हम दोस्तों एक अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।